आवाज आ रही है? गुड आफ्टरनून सर। गुड आफ्टरनून। सब कैसा लग रहा है सिलेक्शन? अच्छा लग रहा है सर। अच्छा लग रहा है। सर अच्छा लग रहा है जी सर। आवाज आ रही है क्लियर? यस सर। तो अभी प्रीलिम्स मेंस और इंटरव्यू एक लंबा टाइम निकल गया। जी सर। इस बीच में तैयारी का क्या स्ट्रैटेजी था, पहले ये बताओ, कैसे तैयारी की? सर स्ट्रैटेजी बेसिकली तो सर यूपीएससी के लिए प्रिपेयर कर रहे थे, तो जो बुक्स यूपीएससी के लिए फॉलो कर रहे थे वही बुक्स बीपीएससी के लिए भी फॉलो की। जैसे प्रीलिम्स के लिए एनसीईआरटीज 6 to 12 हम्म, सारे सब्जेक्ट्स की, वो उससे अपना फाउंडेशन एक होता है ना, वो तैयार करते हैं। और क्योंकि सर बीपीएससी फैक्चुअल हो जाता है प्रीलिम्स, तो उसके लिए ल्यूसेंट मैंने फॉलो किया सर। और फिर करंट अफेयर्स के लिए मैं ऑलरेडी द हिंदू न्यूज़पेपर पढ़ रही थी, तो फिर मुझे आइडिया तो था ही कि डे टू डे क्या हो रहा है। तो सर जब द हिंदू फॉलो करो तो फिर मैगजीन पढ़ना आसान हो जाता है। तो मुझे करंट अफेयर्स का उतना बर्डन नहीं था, बिकॉज द हिंदू अभी संभाल डेली लिया था। पेपर चल रहा था। ब, जी सर। बस ये था कि 1-2 मंथ पहले मैंने स्पीडी करंट अफेयर्स के लिए खरीदा था। हम्म, बहुत लोग स्पीडी पढ़ते हैं, कुछ लोग घटना चक्र भी पढ़ते हैं। हम्म, तो मैंने स्पीडी फॉलो किया था एक हम्म। 1 मंथ पहले। अच्छा। तो बस प्रीलिम्स के लिए तो ये था मेरा स्ट्रैटेजी। मेंस के और लिए? मेंस मेंस के लिए सर मैंने इससे पहले 60 सेकंड का मेंस दिया था। तो उस टाइम पे मैंने बहुत ही एक्सटेंसिव नोट्स बनाए थे खुद से, बिकॉज सर कहीं से खरीद के नोट्स बनाना और उसको रटना बहुत मुश्किल काम है। तो इससे बेटर है कि खुद के नोट्स बनाओ, तो याद रहता है कि अच्छा ये पॉइंट्स लिखे हैं। तो पहले सिलेबस और प्रीवियस ईयर पेपर को मिला के, पहले सिलेबस को देखा कि अच्छा ये टॉपिक्स हैं, फिर प्रीवियस ईयर पेपर को देखे कि किस टाइप से पूछ रहे हैं, कि मतलब इनका मेन एरिया क्या है। फिर उसी तरह से मैंने सारे टॉपिक्स के नोट्स बनाए। तो मोस्टली तो मैं अपने नोट्स पे डिपेंडेंट थी सर। और बेस तो मेरा ऑप्शनल एनसीईआरटी की पेपर वजह क्या था से तुम्हारा? सर सोशियोलॉजी। अभी इसके पहले शिवानी से बात हुई है, उसका भी यही था। सोशियोलॉजी की इसकी तैयारी कैसे की? सर सोशियोलॉजी की तो सोशियोलॉजी एक्चुअली ऐसा सब्जेक्ट है सर जो बहुत मेरे लिए मुझे बहुत इंटरेस्टिंग लगता है। बिकॉज हम्म, कुछ पार्ट स्टैटिक है सोशियोलॉजी में, लेकिन सर मोस्ट ऑफ द पार्ट डायनामिक्स है कि सोसाइटी में क्या हो रहा है। कोई अगर लॉ आया है, कोई विमेन इश्यूज है, तो अब मैं विमेन के बारे में तो लिख ही लूंगी अगर मैं पढ़ाई ना भी करूँ तो, बिकॉज सबको पता है सोसाइटी में क्या चल रहा है। तो फिर थोड़ी आंसर राइटिंग प्रैक्टिस मैंने की इन डायनेमिक एस्पेक्ट को डील करने के लिए। और स्टैटिक पार्ट के लिए 2-3 बुक्स थी जो मैंने फॉलो की। एक थी हरलम्बस की बुक आती है सोशियोलॉजी की। उसके लिए मैंने थिंकर्स वगैरह जो होते हैं वो प्रिपेयर इंग्लिश किया। के लिए आता है। और हाँ जी। और इग्नू इग्नू के मटेरियल्स में फॉलो करती थी सर। अगर कोई सोशियोलॉजी में पूरी तरह से नया है तो उसका बेस तैयार करने के लिए इग्नू के नोट्स बहुत हेल्प करते हैं। फिर उसके बाद जो डायनेमिक पार्ट है उसका नोट्स तो खुद से ही बनाया, नेट के हेल्प लेके। बुक अच्छा, से ज्यादा नेट इसके पे। अंदर सोशियोलॉजी के अंदर एक अच्छा आंसर अगर लिखना हो तो उसके लिए क्या क्या ध्यान रखना पड़ेगा? सोशियोलॉजी लैंग्वेज पेपर है, तो कैसे प्रेजेंट कर रहे हैं और कैसे कंटेंट और कैसे प्रेजेंटेशन, ये तो बहुत मायने रखता है। तो मैं क्या करती थी, जैसे कोई भी क्वेश्चन, इनफैक्ट इन जीएस ऑल्सो, अगर कोई क्वेश्चन है तो मैं कीवर्ड्स अंडरलाइन करती थी कि पूछ क्या रहा है। फॉर एग्जाम्पल रूरल एरिया से कुछ पूछा, एजुकेशन सेक्टर, तो मैंने एजुकेशन को अंडरलाइन किया कि अच्छा हम्म, रूरल एरिया में एजुकेशन का क्या है। तो आइडिया मिल गया कि क्या क्या पूछ रहे हैं ये। नेटवर्क इशू हो रहा है। फिर उस सेक्टर के बारे में मैंने कुछ लिख दिया। सर अब ठीक है? हाँ, अभी ठीक ओके सर। हाँ है। सर अब मुझे ये मैं बताओ, जनरली। सबसे इम्पोर्टेंट की जो बहुत नए नए स्टूडेंट आते हैं ना, जी गुस्सा सर। मुझे इसलिए भी आता है, कई 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 बार तो मैंने यूट्यूब क्लास में लगातार वीडियो में ही डांट दिया है। वो लोग ना नोट्स बनाना नहीं चाहते हैं। उनको लगता है कि कहीं से हम्म, नोट्स ले लें कुछ भी, और जबकि मैंने वीडियो में भी कहा है कि मेरा नोट्स हो या किसी हम्म, का भी हो, लेकिन आपको अपना नोट्स हम्म, बनाना चाहिए। उसका जी अल्टरनेट सर। नहीं है किसी के पास। तो ये हमको जी बताओ जी कि नोट्स बनाना कितना मायने रखता है एग्जामिनेशन के लिए, सर। और मैं क्यों मायने टोटली रखता है, अपने दोनों? नोट्स। जी सर, मैं टोटली अपने नोट्स पे डिपेंडेंट थी। बिकॉज सर आप कहीं से खरीद के ला रहे हो, पहले आप उनका लैंग्वेज समझोगे। मान लो मैंने किसी एक कोचिंग का मटेरियल लिया, अब मैं उनका लैंग्वेज समझूंगी, अच्छा ये लिख रहे हैं। तो इससे बेटर है कि जो मैंने बुक्स पढ़ी हैं मैं उससे अपने वर्ड्स में लिखूं। बिकॉज
क्या प्रॉब्लम होती है ना कि हम जब दूसरे मटेरियल उठा के लाते हैं तो टेंडेंसी हो जाती है कि अच्छा इनके वर्ड्स ही मैं रट लेती हूँ तो शायद आंसर अच्छा होगा। जबकि आप खुद से नोट्स बनाते हैं तो आप खुद भी, एक होता है ना आंसर राइटिंग की प्रैक्टिस होती है एक तरीके से, कि मतलब कैसे क्या लैंग्वेज दे रहे हैं, क्या क्या मतलब अपने व्यूज अपने ओपिनियंस डाल रहे हैं। और किसी का मटेरियल अगर आप लेके आओगे तो उसको समझने में ही पहले टाइम लग जाएगा कि अच्छा ये इनका लैंग्वेज ऐसा है। और जो आप खुद से लिखते हो तो फिर आपको याद भी रहता है, मैंने ये पॉइंट लिखा था, क्योंकि मैंने ये। लिखने के दौरान स्टडी करनी पड़ती है, वहां से कंटेंट हम्म, निकालना है, लिखना है। तो लिखना भी, हाँ पढ़ना भी, और आंखों से उसका तस्वीर ले लेना, फोटो खींच लेना, तीनों चीज साथ में चलता है। जी सर। तो इसीलिए उसका जी बहुत सर। इम्पोर्टेंस है। जो एकदम से नए जो मेहनत नहीं करना चाहते हैं ना, वो अक्सर ना क्या होता है, टॉपर्स की बात तो सुन लेते हैं जो सिलेक्टेड है, लेकिन सुन के लगता है कि नहीं हम भी कर जी लेंगे, बट फॉलो नहीं करते। ये सबसे बड़ी दिक्कत है ना। अब एक और बात बताओ, इस तैयारी के दौरान बहुत बार होता है ना कि कभी कभी लगता है कि अब पता नहीं हो पाएगा नहीं हो पाएगा, निगेटिविटी कहीं ना कहीं आते रहती है, जी। लगभग हर स्टूडेंट फेस करता है थोड़ा बहुत। तो उस दौरान खुद को मोटिवेट रखने का क्या तरीका था? स्ट्रेस तो बहुत ही आता है। इससे पहले जब मैंने 60 सेकेंड का मेंस दिया था और जब मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ था, खुद पे डाउट करने लगे थे कि अरे मैंने सही तो किया है ना। बिकॉज बहुत सारे फ्रेंड्स को देखते हैं वो जॉब ले रहे हैं, प्रमोशन पा रहे हैं, और हम लोग वही हिस्ट्री की बुक पढ़ रहे हैं अभी तक। तो स्ट्रेस तो बहुत आता है, लेकिन सर आई थिंक स्ट्रेस को डील करने के लिए एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट सिस्टम होना बहुत जरूरी है। जब मैंने मेंस दिया और मैं नहीं निकला था तो मैं मतलब मैं इतनी बुरी तरह से गिव अप कर गई थी कि 63rd पे इम्पैक्ट पड़ गया मेरे। फिर मैंने नहीं संभालना पड़ता है ऐसे टाइम पे। मेरी फैमिली ने मुझे बहुत हेल्प किया कि मैं जैसे पापा से बात करती थी, वो लोग मुझे कहते थे कि इसमें टाइम लगता है। मेंटली प्रिपेयर करना खुद को बहुत जरूरी है। मान के ही चलिए कि हाँ अब मैंने ये डिसाइड किया है तो ये करना ही पड़ेगा। और ऐसा नहीं है कि हर जॉब इजी है। जो लोग मेरे फ्रेंड्स जो आईटी कंपनी में काम कर रहे हैं उनको भी बहुत अलग तरीके का स्ट्रेस है। तो कहीं भी लाइफ किसी की इजी नहीं है, ये सोचना कि नहीं हम ही लोग सिर्फ स्ट्रेस में जी रहे हैं ये गलत बात है। मैं आपके भी मोटिवेशनल वीडियोस देखती थी, आपने एक वीडियो डाला था जिसमें आप बाइक से जा रहे थे और एक बच्चा रोड पे पड़ रहा था और साइड अच्छा से बहुत अच्छा। सारी गाड़ियां जा रही थी। हाँ 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 हाँ। तो वो वीडियो मुझे लगा कि वो इतने स्ट्रेसफुल सिचुएशन में पड़ रहा है, फिर हम लोग को तो बहुत सारी प्रिविलेजेस ऑलरेडी है। तो ये सब, हाँ मैं ये सब पता है वीडियो उसमें मुझे बहुत आगे, इंस्पायर मैं कर। आगे निकल गया था, फिर मुझे लगा नहीं रुकना चाहिए, फिर दिमाग में आ रहा है अच्छा कोई बात नहीं। फिर मैं बहुत आगे जाने के बाद लौट के आया कि नहीं इस लड़के से तो बात करना ही चाहिए, बहुत लोग जी इंस्पायर हो सकते हैं उससे। जी सर, तो मुझे वो बहुत इंस्पायरिंग लगा। मतलब जब खुद का मन इतना हो तो फिर बाकी चीजें, बाकी डिस्ट्रैक्शंस नहीं दिखते हैं। बाकी मैटर नहीं करता, वो कहीं ना कहीं से कर ही लेगा, हम्म, करना होगा। हाँ कर ही लेता है। तो मैं भी ऐसी कॉमेडी वीडियोस देखती थी या मोटिवेशनल वीडियोस। हाँ बढ़िया है, जब अच्छा है, डिसाइड कर देखना लिया चाहिए। तो, हाँ जी सर। और आगे जैसे साल बढ़ते जाएगा आप खुद डेवलप कर लोगे कि अच्छा कैसे स्ट्रेस को डील करना है, खुद ही एक मैकेनिज्म डेवलप कर लोगे। अच्छा, आप बहुत बार होता है खास करके यूपीएससी और पीसीएस की तैयारी करते हैं ना, उनको ज्यादा जी सुनना सर। पड़ता है अगल बगल से कि तुम्हारे अंदर वो एक्स फैक्टर नहीं है, क्योंकि तुमने जी सर। बहुत अच्छे स्कूल से पढ़ाई नहीं की, तुमको इंग्लिश नहीं आता है, और बेहतर तरीके से प्रेजेंट नहीं करते हो, तो उसके कारण भी बहुत लोगों का कॉन्फिडेंस हिल जाता है। जबकि ऐसा है नहीं, होता है ऐसा। हाँ जी तो सर। क्या लगता है कि क्या इस सरकारी स्कूल में पढ़ के नहीं बना जा सकता है? जरूर बना जा सकता है सर, पढ़ाई अच्छी होनी चाहिए। मुझे ऐसे लैंग्वेज या उसका प्रॉब्लम तो नहीं था, मेरा लैंग्वेज इंग्लिश मीडियम ही था। लेकिन हाँ ये होता है कि जब बहुत साल तक नहीं होता है तो रिलेटिव्स बोलने लगते हैं। स्पेशली लड़कियों को तो और थोड़ा बहुत होता है कि अरे इसका एज बढ़ रहा है। मुझे भी बहुत सुनना पड़ता था अपने रिलेटिव से कि सबको अरे सुनना देख लो पड़ता है। तुम्हें शायद नहीं हो तुमसे, हाँ शायद कोई अरे कंपनी ज्वाइन कर लो तुम्हारा एज बढ़ रहा है। तो आई थिंक उनको सुनने के बजाय आप उनको सुनिए ना जो आपको सपोर्ट कर रहे हैं। बिल्कुल। आई थिंक तो मैं हमेशा उन नॉइज को हमेशा बंद कर देती थी। जो लोग भी आपको सपोर्ट नहीं करते आपके ड्रीम में, आप उनको लाइफ से ही मतलब दूर रखिए। हाँ में हाँ मिला दीजिए, हाँ हाँ आप सही कह रहे हैं, हाँ, और फिर उनसे आगे अपने मतलब काम में लग डिस्कशन भी करने की जरूरत जाइए। नहीं है, हाँ आप सही कह रहे हैं, होना चाहिए। नहीं जी सर। सर हर कोई आपके ड्रीम्स को नहीं समझ सकता। हम्म। आ, फिर एक ठीक है, बहुत हंसते बड़ी रहिए। एक बहुत बड़ी समस्या है करंट अफेयर्स की। मतलब मेरे पास जी जो सर। सवाल आता है उसमें 100 हम्म। सवाल में से 90 से ज्यादा सवाल सिर्फ यही रहता है कि करंट अफेयर्स कैसे करें। और ये सवाल कमाल की जी बात है सर। कि उन स्टूडेंट्स की भी होती है जिन्होंने हिस्ट्री ज्योग्राफी पढ़ना भी शुरू नहीं किया है, और परेशानी किस बात की है, करंट की है। तो खैर,
ये बताओ कि करंट अफेयर्स को प्रीलिम्स और मेंस दोनों में कैसे डील करेंगे, क्योंकि मेंस में अभी 65 66 का मेंस होना है, तो यहाँ भी सबसे ज्यादा सवाल यही आ रहा है कि सर करंट अफेयर्स कैसे करें। तो मेंस और प्रीलिम्स दोनों के लिए करंट अफेयर्स की स्ट्रेटजी डिस्कस करें। सर करंट अफेयर्स के लिए सर मैंने जैसे बताया कि जब मैंने यूपीएससी के लिए प्रिपेयर करना शुरू किया था तो द हिंदू न्यूज़पेपर मेरा एक डेली रूटीन बन गया था कि मुझे सुबह में द हिंदू चाहिए ही, मुझे पढ़ना है। तो और मैं नोट्स भी बनाती थी, छोटे छोटे नोट्स, और एडिटोरियल सेक्शन बहुत पढ़ती थी। तो बहुत सारे क्वेश्चन जो मेंस में आते हैं वो एडिटोरियल सेक्शन में मिल जाते हैं। मुझे याद है एक क्वेश्चन आया था वाटर अवेलेबिलिटी पे जीएस मेंस में। आप मानेंगे नहीं सर, मैंने जस्ट एक रात पहले द हिंदू में सेम वाटर स्कार्सिटी से रिलेटेड एडिटोरियल पढ़ा था और उसके नोट्स बनाए थे। अच्छा अच्छा। और वो सारी वो पेपर ही मेरे माइंड में रिफ्लेक्ट हुआ कि अरे ये तो मैंने कल पढ़ा। तो आई थिंक करंट अफेयर्स के लिए न्यूज़पेपर का बहुत बड़ा रोल है प्ले करने को। और एक न्यूज़पेपर अगर कोई हैबिट डेवलप कर ले कि हाँ मुझे रोज न्यूज़पेपर पढ़ना है, तो उसका 50 to 60% करंट अफेयर्स ऐसे ही हो जाएगा। फिर आप उसको सप्लीमेंट कीजिए मैगजीन से। आप जैसे मैं क्रॉनिकल्स पढ़ती थी, तो मुझे क्रॉनिकल्स पढ़ती थी तो ऐसा लगता था कि न्यूज़पेपर का रिवीजन हो रहा है, क्योंकि जो पढ़ा है वो दोबारा पढ़ लूँ। तो इसलिए जीएस इसलिए करंट अफेयर्स तो मेरा हो जाता था, प्रीलिम्स के लिए भी मेंस के लिए भी। मेंस के लिए एडिटोरियल पे ज़्यादा ध्यान था। हाँ, और एक एक पर्टिकुलर वेबसाइट फॉलो कर लेती थी, जैसे इनसाइट्स ऑफ इंडिया हो गया, या फिर बहुत लोग आईएएस बाबा को प्रेफर करते हैं। तो एक साइट पर्टिकुलर आप चूज कर लीजिए अच्छा कि इसी बात पे भी याद है, अभी मैंने व्हाट्सएप से भी पूछा है। समस्या है कि अब तो ऑनलाइन है, बहुत सारी वेबसाइट है, बहुत सारा टेलीग्राम व्हाट्सएप ग्रुप है, जहाँ पे इतने स्टडी मटेरियल आते हैं कि स्टूडेंट सब लगभग सबको ज्वाइन कर लेता है। इस चक्कर में उनका बहुत कीमती समय बर्बाद हो जाता है और ये उनको समझ में नहीं आता। तो सबसे ये कोई कैसे चूज करे, खास करके ये अभी जो डिजिटल दुनिया चल रहा है कि इसमें हम एक या दो या तीन पे किसी मैक्सिमम एक या दो या तीन जगह से ही अपने सोर्सेज को ले या वहीं से इंफॉर्मेशन गैदर करें, तो इसको इसका चुनाव कैसे करें? जी सर, जब मैंने टेलीग्राम ज्वाइन किया था तो मैंने भी 10-12 ग्रुप ज्वाइन कर रखे थे, और सर डेली मेरे फोन पे मतलब 1000 नोटिफिकेशन होते थे हर एक ग्रुप से। तो फिर मैंने टेलीग्राम ही हटा दिया पहले तो। बिकॉज पहले आप मटेरियल पढ़िए, आपको कौन सा मटेरियल रिलेटेबल लग रहा है, इसका लैंग्वेज आपको समझ में आ रहा है। एक होता है ना कि सर जब आप खुद पढ़ते हो तो आप डिसाइड कर सकते हो कि अच्छा ये मटेरियल थोड़ा है जो रेलेवेंट इंफॉर्मेशन दे रहा है, और वो आप एक दो मटेरियल को ही चूज कीजिए, उसी को फॉलो कीजिए। अगर मैं 10 ग्रुप को फॉलो करूँ तो मैं लॉस्ट हो जाऊंगी कि किस चीज को टाइम बर्बाद हो जाता है, पता भी नहीं चलता ना कहाँ से क्या करना है। हाँ सर, मेन फॉर्मूला ये है कि मटेरियल लिमिटेड हो, ताकि हम कभी कंफ्यूजन में रहा है। एक को फॉलो करो, उसी को पूरे साल फॉलो करो, कोई और किसी का सुनने की जरूरत नहीं है। बिकॉज सारे मटेरियल सेम ही देते हैं सब, क्योंकि कंटेंट तो सेम ही है। तो एक ही कंटेंट को रिवीजन का क्या इंपॉर्टेंस होता है अभी खास करके इस बहुत इम्पोर्टेंट है। किसी भी पर्टिकुलर एक एग्जांपल तो खुद की कितनी बार रिवीजन मैक्सिमम किसी का की? तो सबसे ज्यादा रिवीजन तो मुझे लगता है मेरी स्पेक्ट्रम जो हिस्ट्री की बुक है और पॉलिटी की हुई होगी। बिकॉज कहते हैं सर यूपीएससी या बीपीएससी किसी भी कंपटीशन के लिए आप एक बुक को 10 बार पढ़ो तो आपको फायदा होगा। लेकिन आप अगर 10 बुक को पढ़ रहे हो एक एक बार, तो वो कोई भी बुक हेल्पफुल नहीं होगी। तो मेरे लिए था कि मैंने मटेरियल डिसाइड कर लिया था कि पॉलिटी लक्ष्मीकांत से पढ़ना है, तो मैं उसी को रिवाइज करती थी। तो मुझे पता था कि जब मैं रिविजन करती थी मुझे पता था आगे क्या है, आगे कंटेंट क्या है। तो इससे क्या होता था कि रिविजन बहुत जल्दी होता था मेरा। आप जितने बार पढ़ो, आप फर्स्ट टाइम पढ़ोगे शायद आधा घंटा लगेगा, सेकेंड टाइम पढ़ोगे 15 मिनट में कवर हो जाएगा। तो रिविजन करते जाओ, आपका टाइम रिड्यूस होते जाएगा, और फिर माइंड में भी रहता है कि चलो कुछ पढ़ाई की है। ये सबसे अहम है, रिवीजन करना, है ना? जी सर। अच्छा, जितने नए स्टूडेंट के मन में सवाल अक्सर हाँ होता है कि अभी उनको पता ही नहीं चल रहा है कि पढ़ाई को स्टार्ट कैसे करें। अगर यूपीएससी की तैयारी करनी है तो उसको स्टार्ट कैसे करें उनको पता नहीं होता है। और दूसरा, कितने घंटे पढ़ें, ये भी एक बड़ा ही सवाल है कि सर कितने घंटे पढ़ें। इसका कोई जवाब नहीं है वैसे, लेकिन क्या लगता है कि क्या होगा इसका जवाब? सर मैंने कभी घंटे गिनकर तो पढ़ाई नहीं की, बिकॉज मेरा ये था कि आज सपोज मुझे आज हिस्ट्री के फर्स्ट 2 चैप्टर्स कंप्लीट करने हैं, तो मेरा पूरा ध्यान रहता था कि ये चैप्टर कंप्लीट हो जाए। और अब उस चैप्टर को कंप्लीट करने में मुझे कितने घंटे लग रहे हैं ये मैंने कभी काउंट नहीं किया। बिकॉज
आपको एक टॉपिक समझने में कितना घंटा लग रहा है, मतलब आप अपना टाइम लीजिए, घंटे मत गिनिए। ये देखिए कि आप टारगेट मीट कर रहे हो कि नहीं। अगर मैंने आज डिसाइड किया है कि आज मुझे फंडामेंटल राइट्स पढ़ना है, तो मेरा ध्यान होना चाहिए कि वो फंडामेंटल राइट्स अगर चाहे 2 घंटे में पूरे हो या 4 घंटे में, मेरा टारगेट पूरा होना चाहिए। तो मेरे लिए भी यही था, मैंने आज तक घंटे नहीं गिने, बिकॉज बहुत फालतू चीज़ है। आप अगर टारगेट कंप्लीट नहीं हो रहा है लेकिन 8 घंटे पूरे हो गए तो क्या अच्छा, फायदा हो। एक बात बताओ इसी पे, टारगेट पे, कि अगर टारगेट किसी जी। दिन हो सकता है 2 या 3 दिन का टारगेट अगर नहीं पूरा होता हो, तो उस समय क्या कुछ स्ट्रेस आता था, क्या लगता था? स्टार्टिंग में लगता था कि अरे गलत टारगेट सेट कर दिया, लेकिन फिर एक आज सपोज एक चैप्टर रह गया तो मैं अगले दिन उसको करती थी। फिर मैंने वीकली टारगेट्स बनाने शुरू किए कि चलो अगर ये एक दिन में पूरा नहीं हो रहा तो इस वीक में मुझे इतना कर लेना है। तो टाइम टेबल और टारगेट ऐसा सेट कीजिए जो फ्लेक्सिबल हो, मतलब फ्लेक्सिबल हो और इतना आपका पोर्शन कंप्लीट हो जाए, स्ट्रेस मत लीजिए, बिकॉज यानी टारगेट तो हो ही जाएगा पूरा। यानी इतना ही लेना है जितना आप आराम से कर सकते हाँ। हैं, उसके बाद फिर अब एक्स्ट्रा सबको अपनी टाइम हाँ। बचेगा तो एक्स्ट्रा पढ़ लीजिए, है ना? हाँ जी सर। पीछे लाइब्रेरी है क्या अब पूरा बुक लगता है नहीं, बुक? वो देख के नहीं तो सर एक्चुअली अभी मतलब कोई स्टूडेंट देखेगा तो देख के परेशान हो जाएगा कि इतनी किताब पढ़नी है क्या एग्जाम निकालने के लिए। नहीं, नहीं सर एक्चुअली ये मेरे ब्रदर अच्छा अच्छा भैया का स्टडी रूम है, तो उसको अच्छा। पढ़ने का बहुत शौक है। तो मेरी बहुत लिमिटेड बुक्स रहती है, मैं ज़्यादा बुक्स नहीं पढ़ती, नहीं कुछ। आज के ज़माने में तो हर चीज़ नेट पे अवेलेबल है, तो नेट से पढ़ाई करो वही बहुत। अभी एग्जामिनेशन यूपीएससी का देना है फिर आगे? जी जी सर। जो हाँ सर यूपीएससी देना को है अच्छे से और टारगेट फिल्म। करना है। ठीक है। अभी जी जो सर। नए स्टूडेंट आ रहे हैं उनको कैसे अप्रोच करना चाहिए? अच्छा उसको भी छोड़ो, पहले हमको ये बताओ 65 वाले जो मेंस देने जा रहे हैं उनको किन किन बातों जी का ध्यान रखना चाहिए? सर, सबसे पहले तो आप प्रीवियस ईयर पेपर बना लीजिए। अगर आप प्रीवियस ईयर पेपर अगर आपने सॉल्व कर लिया है तो एक मतलब कॉन्फिडेंस आएगा आपको कि हाँ चलो मेरा इतना मटेरियल प्रिपेयर है। बिकॉज बीपीएससी में रिपीट क्वेश्चंस बहुत रिपीट होते हैं, हम्म। तो प्रीवियस ईयर पेपर से एनालाइज कीजिए कि अच्छा ये क्वेश्चंस रिपीट हो रहे हैं, तो एटलीस्ट मेरा उसमें मार्क्स ना कटे। जो चीज़ मुझे पता है, मेरे आंखों के सामने है कि ये क्वेश्चंस रिपीट हो रहे हैं, तो मैं उसे अच्छे से तैयार करूँ। और जो डायनेमिक चीज़ है उसके लिए ऑब्वियसली आप पहले से पढ़ाई कर रहे होगे, तो आप अपना रिविजन का टाइम बढ़ा दीजिए। लेट जो करने आपने का। पढ़ा है हम्म। हाँ, तो रिविजन बढ़ा दीजिए और जितना ज़्यादा हो सके आंसर राइटिंग कीजिए, क्वेश्चन सॉल्व कीजिए। बिकॉज लास्ट मोमेंट पे और क्या, लास्ट मोमेंट पे कुछ नया मत पढ़िए, जो पढ़ा है उसी को रिवाइज कीजिए। वही मूल मंत्र है मेरा तो। इसके बाद एक और सवाल है कि मेंस के अंदर जब आप मेंस में आंसर लिखी होगी, जाके जब आंसर लिखी हो तो फ्लो चार्ट या कुछ ऐसा बनाई हो या नहीं? सर वो 60 सेकेंड में तो बनाया था मैंने शायद, लेकिन वो क्वेश्चन के डिमांड पे डिपेंड करता है कि अच्छा अगर उसमें अगर ज़रूरत है डायग्राम की, तो आप ज़रूर दीजिए। बिकॉज अगर आप कुछ भी डायग्राम फ्लो चार्ट ऐड करते हो तो वो एक ब्राउनी पॉइंट का काम करता है कि अच्छा हो सकता है किसी और कैंडिडेट ने नहीं किया हो, आप अच्छे से प्रेजेंट कर रहे हो, तो रिफ्लेक्ट करता है कि हाँ आपने पढ़ाई की है। तो जहाँ हो सके फ्लो चार्ट और डायग्राम्स ऐड कीजिए, तो वो अच्छा, आंसर आपके मार्क्स को आंसर इंक्रीज करेगा। राइटिंग का कितना इंपॉर्टेंस है एग्जामिनेशन के? आंसर राइटिंग प्रैक्टिस पहले, एग्जाम में नहीं। बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट हैं मेरे ही बैच में हैं, उनको कितना भी कहते हैं कि आंसर लिख के दिखाओ, लेकिन 100 में 10 ही स्टूडेंट हिम्मत करते हैं आंसर लिखने का। और एग्जाम तो जी सबको सर। देना है, हॉल में बैठने के हम्म। बाद तो कुछ ना कुछ लिख ही देना है, लेकिन एग्जाम के पहले आंसर राइटिंग प्रैक्टिस का क्या इंपॉर्टेंस है? सर बहुत इंपॉर्टेंट है। जब मैंने पहली बार मेंस दिया था तो मेरे साथ प्रॉब्लम हुई थी कि मैं लास्ट मोमेंट तक लिख ही रही थी, बिकॉज आइडिया नहीं था कि एक क्वेश्चन में कितना टाइम लग सकता है। तो फिर जब मैंने इस बार मेंस दिया तो मैंने आंसर लिखा, टाइम सेट किया, टाइमर सेट किया, एक टेम्परामेंट बनाया कि अच्छा मुझे 3 घंटे मिले हैं, तो 3 घंटे में प्रीवियस ईयर पेपर सॉल्व करना है। तो उससे क्या हुआ कि स्पीड मेरी इंप्रूव हो गई। और फिर जब मैं मेंस देने के लिए गई तो मतलब स्पीड का कोई प्रॉब्लम नहीं हुआ। मैंने मतलब टाइम से पहले ही पेपर कंप्लीट कर लिया था। अच्छा। हाँ, एक राइटिंग स्पीड पे भी हुआ और हैंड राइटिंग प्रैक्टिस भी हो गई मेरी। और फिर आप जब लिखते हो तो लगता है आप पहली बार कुछ लिखने जा रहे हो, ऑलरेडी आप प्रैक्टिस में होते हो तो आपको कुछ नया नहीं लगता, तो कॉन्फिडेंस बना रहता है। इसलिए आंसर राइटिंग प्रैक्टिस बहुत इंपॉर्टेंट है। अच्छा, ऐसा क्यों होता है कि यही सब सजेशन जब एक टीचर दे रहा होता है तो स्टूडेंट नहीं लेते हैं, और जब सिलेक्शन के बाद कोई सिलेक्टेड बोलता है तो स्टूडेंट पे ज्यादा इम्पैक्ट आता है? होता है ऐसा? जी सर होता है। खैर, ऐसे ही मजाक कर रहा था। अब मुझे ये बताओ, बस लास्ट सवाल, ये जी बताइए कि अभी जो भी प्रीलिम्स की तैयारी करना चाह रहे हैं
वो आखिर शुरुआत कहाँ से करें, शुरुआत करना उनको समझ में नहीं आ रहा बहुत लोग। जी सर। सर शुरुआत तो जैसे जैसे आपने एक सब्जेक्ट सेलेक्ट किया कि पॉलिटी है, तो आपने जो मटेरियल डिसाइड किया है आप वहां से पढ़ना शुरू कीजिए सब्जेक्ट वाइज। आपने जैसे पॉलिटी शुरू किया तो फॉर एग्जांपल लक्ष्य स्टार्ट कीजिए, और साथ में अपने टेबल पे हमेशा सिलेबस रख के अकॉर्डिंग ही पढ़ाई कीजिए, कुछ एक्स्ट्रा। मैंने यूपीएससी के लिए किया, हर दिन कुछ कुछ पेजेस डिसाइड करती थी कि 10 पेज पढ़ना है आज, तो वो कंप्लीट करती थी। ल्यूसेंट मैंने कंप्लीट किया, और फिर नॉर्मल एनसीईआरटी तो मैं फॉलो करती थी। हर सब्जेक्ट की एनसीईआरटी से स्टार्ट करना मुझे लगता है एक स्टार्टिंग पॉइंट हो सकता है, बिकॉज एनसीईआरटी को समझना ईजी भी होता है। मतलब आप 6 to 12 की अगर एनसीईआरटी से शुरू करेंगे तो आपका बेस बिल्डअप होते जाएगा। फिर हाँ, फिर सर आप आगे के टफ मटेरियल्स के लिए जा सकते हैं। एक बेस तैयार करना बहुत जरूरी है जो एनसीईआरटी दे देती है, फिर आप एडअप करते जाइए ल्यूसेंट, क्राउन, जो आपको सही लगे। तो ये है नया, ये नए नए जो स्टूडेंट आएंगे उनके लिए सजेशन है ना। चलो अच्छे से जी तैयारी सर। यूपीएससी का करना है ना। जी और सर। जी सर। यूपीएससी में भी अच्छा सिलेक्शन लेना है, जी सर। और फिर हम लोग इंटरव्यू करेंगे। जी सर। चलो जब भी कभी जरूरत होगी तो मैसेज करेंगे, स्टूडेंट को गाइड करते रहते हैं, है ना। जी जी सर। ठीक है, चलिए ऑल द बेस्ट, और बहुत अच्छा करो अपने लाइफ में, और बस यूपीएससी पे पूरा ध्यान रखो, है ना। अब तो एकदम जी टेंशन खत्म हो गया, एक अच्छी नौकरी मिल गई है, तो बस जी यूपीएससी को सर। क्रैक करना है। जी सर। ठीक है फिर, चलो। थैंक यू सर। वेलकम।